देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं ताबिश हुसैन। माओवादियों ने कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया है। बीते हफ्ते बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए और सीआरपीएफ के एक जवान राकेश्वर सिंह का अपहरण कर लिया गया था। जम्मू के इस सैनिक की रिहाई सहित खासकर घर वालों के चेहरे पर रौनक लौट आई है और अब बेताबी से उनके घर आने का इंतजार किया जा रहा है। सैकड़ों ग्रामीणों के सामने एक अगवा कमांडो की रिहाई। धीरे धीरे उसके हाथ खोले गए। रिहाई के इस आयोजन से बीजापुर के इस इलाके में माओवादियों ने अपनी पकड़ का प्रमाण भी पेश कर दिया। सुरक्षा बलों को इसकी खबर भी रही हो तो वो इससे दूर ही रहे। बीजापुर से सैकड़ों मील दूर जम्मू में जश्न शुरू हो गया। कमांडो राकेश्वर सिंह यहीं से हैं। जिस परिवार ने छलछलाती आंखों से राकेश्वर सिंह की रिहाई की गुजारिश की थी, उसके चेहरे पर राहत और खुशी थी। अब जैसे पापा वापस आ रहे हैं, क्या कहोगे? मैं यही कहूंगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। कैसे वेलकम करोगे? वेलकम करूंगी। हैं? हक करूंगी। हक करोगे? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और जो छोड़ रहे हैं हम उनका धन्यवाद, जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, और भगवान का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद थी जिस तरह सरकार की बातचीत हो रही थी तो आपको भरोसा था सरकार पे कि जल्दी छुड़वा लेंगे? भरोसा तो आ रहा था पर ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था भरोसा। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबसे पहले थैंक्स गॉड भगवान को बोलूँगी, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूँगी थैंक्स सो मच। हाँ, सरकार पे भरोसा था बट सरकार अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हम परेशान थे। बट कुछ मैं भी समझती हूँ उनके कुछ सीक्रेट्स होंगे वो जो मीडिया को या हमें वो लूज नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं उनको भी थैंक यू सो मच बोलती हूँ। अगर नहीं बताया उनकी कोशिशों से आज हाँ, उनकी कोशिश करने से ही आज जो है हमें मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे वापस मिले। जाहिर है उन्हें अभी अपनी टीम के साथ कुछ वक्त और गुजारना होगा। डॉक्टर साहब अपने पोजीशन में रखे, फिर डॉक्टर साहब ही बताएंगे उनका पूरा टेस्ट करके कि उनकी हालत कैसे। हालांकि इस रिहाई के बावजूद 3 अप्रैल का वो हमला भुलाया नहीं जा सकता जिसमें सीआरपीएफ के 22 जवान मारे गए। दरअसल माओवादियों पर भी ये दबाव रहा होगा कि इस हमले के बाद वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश करें। कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मिन्हास की रिहाई में 51 साल के स्वतंत्रता सेनानी पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोंडवाना समाज के तेलाम बुढ़ैया और स्थानीय साथी पत्रकारों का बड़ा योगदान रहा है। जब पुलिस प्रशासन बार बार यह दोहराता रहा कि वो नक्सलियों के दावों की पुष्टि कर रहा है, इस दौरान ये साथी अपने काम में लगे थे जिसकी वजह से कमांडो की रिहाई मुमकिन हो पाई। बीजापुर से विकास तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते देश के कई हिस्सों में पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। यूपी के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार भले दावा करे कि वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली से लगे गाजियाबाद के कई निजी अस्पतालों में सप्लाई कम होने से वैक्सीन लगाने का काम रोकना पड़ा है, तो कहीं धीमा ये जो काम है वैक्सीन लगाने का इसको करना पड़ा है। रविश रंजन शुक्ला की गाजियाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। पहली बात तो किसी भी स्टेट में कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है। नंबर 1। You're saying this on record? Yes, I am saying this on record. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दावों के उलट गाजियाबाद के कई निजी अस्पतालों के बाहर वैक्सीन न होने की बात हमें लिखी मिली। 70 साल की राजरानी गुरुवार को वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए एक निजी अस्पताल आईं, लेकिन वैक्सीन न होने की वजह से वापस लौटना पड़ा। ठीक इसी तरह 49 साल के दीपक गुप्ता वैक्सीन लगवाने पहुंचे तो पता चला कि वैक्सीन ही नहीं है। न्यूज में तो कल बता रहे थे वैक्सीन हम खत्म होने नहीं देंगे, कमी नहीं पड़ने देंगे, तो ये यहाँ आए तो मिली नहीं अब हमें। मैं पिछले 3-4 दिन से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ।
शांति मुकुंद हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे उन्होंने कहा वेटिंग बहुत तगड़ी है, वैक्सीन नहीं लग रही। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, पता चल रहा है कि यहाँ पे वैक्सीन नहीं आ रही। अपना काम छोड़ के आना पड़ रहा है। हम तो जी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं और देश को खुशहाल बनाएं। हमने गाजियाबाद के LYF, एमी केयर और संतोष अस्पताल का जायजा लिया तो पता चला कि इन अस्पतालों में बीते 4-5 दिनों से वैक्सीन नहीं लग रही है और बाहर वैक्सीन न होने की जानकारी लगा दी गई है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पिछले 5 से 7 दिन के बीच में काफ़ी पुअर रही है। अल्टीमेट अगर मैं आपको कहूं तो पिछले 2 से 3 दिन तक गाजियाबाद में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन सप्लाई नहीं हुई है। यही नहीं, गाजियाबाद के करीब दर्जन भर निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने का काम फिलहाल या तो बंद पड़ा है या बहुत धीरे चल रहा है, जिसके चलते गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ दिख रही है। मैं इस वक्त गाजियाबाद के जिला चिकित्सालय में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि रोजाना तकरीबन 500 से 600 जो टीके हैं वो यहां पर लगते हैं और सुबह आकर या तो यहाँ पर टोकन मिलता है तो टोकन ले लेते हैं लोग या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए टीके लगते हैं। लेकिन जिला अस्पताल में टीके की कोई किल्लत नहीं है और वैक्सीन यहाँ जो भी आ रहा है उसको लगाया जा रहा है। सरकार के लाख दावों के बावजूद गाजियाबाद में वैक्सीन की आपूर्ति में कमी क्यों है, इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। जब वैक्सीन की कमी के बारे में हमने गाजियाबाद के जिलाधिकारी से बात की तो उनका ये कहना था कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वैक्सीन को लेकर एक प्रोटोकॉल बना है, कुछ निजी अस्पतालों ने उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और उसके चलते जो है वो हो सकता है कि कुछ दिक्कत वैक्सीन लगाने में या वैक्सीन की सप्लाई पर हो रही हो। लेकिन उनका ये भी कहना था कि वैक्सीन की इस तरीके की ओवरऑल कोई किल्लत नहीं है। अप्रैल महीने में गाजियाबाद के 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। ऐसे में अगर वैक्सीन की किल्लत होगी तो बीमारी से लड़ाई कमजोर पड़ेगी। गाजियाबाद से सुकृति के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तेलंगाना में अब तक 5% से भी कम लोगों को टीका लग सका है। इसकी एक बड़ी वजह टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जरूरी मुहिम न चलाए जाना है। उमा सुधीर की रिपोर्ट आप देखिए। येलम्मा और सुजाता सुबह की ड्यूटी के बाद चाय पी रही हैं। वो हैदराबाद नगर निगम में काम करती हैं। सुबह गलियों को बुहारना उनका काम है। उनमें से किसी ने टीका नहीं लिया है। येलम्मा कहती हैं कि वो ठेके पर काम करती हैं और अभी उनकी बारी नहीं आई। मैंने टीका नहीं लिया है। हम 14 लोग ठेके के कर्मचारी हैं। सर ने कहा है जब हमारी बारी आएगी तो वो ले जाएंगे। सुजाता ने कहा कि उसने टीका लेने से मना कर दिया क्योंकि स्थायी कर्मचारियों के उसके ग्रुप में किसी ने नहीं लिया है। सबको डर था कि इसका उल्टा असर ना हो। वो हमें टीका दिलाने गांधी अस्पताल ले गए, लेकिन किसी ने कहा कि आपको कुछ दिक्कत भी हो सकती है, काहे को खतरा लें, तो हमें से किसी ने टीका नहीं लिया। रामुलू कहते हैं कि उन्होंने अपने गांव टेक्काली में टीका लिया जो श्रीकाकुलम जिले में पड़ता है, वो भी महीने भर पहले। अब वो हैदराबाद आ गए हैं। उनको नहीं मालूम कि दूसरी डोज भी लेनी है। किसी ने नहीं बताया। मुझे नहीं मालूम कि एक और टीका लेना होगा। मुझे नहीं मालूम कौन सी सुई दी गई। रामुलू के पास स्मार्टफोन नहीं है कि उसे मैसेज आ सके। उसे ये भी नहीं मालूम कि वो किससे पूछे। तेलंगाना में अब तक सिर्फ 14 लाख लोगों ने कोविड का टीका लिया है, यानी कि राज्य की आबादी का 5% से कम। अब लग रहा है कि बहुत बड़े जागरूकता अभियान की जरूरत है ताकि टीके पर से झिझक और डर हटाया जा सके। हैदराबाद से उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इतने लोगों की मौत हो गई है कि शमशान में टोकन दिया जा रहा है और एक शव के अंतिम संस्कार में 8 से 10 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट आप देखिए। दुष्यंत कुमार की यह कविता है कि मरघट पे भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निज़ाम। और तो मज़ारों पे लोग दुआएं मांगने जा रहे होंगे, लेकिन मरघट पे लोग मर के आ रहे हैं कोविड की वजह से। लखनऊ के हम विद्युत शवदाह गृह में हैं। ये अंदर फर्नेस लगा हुआ है, 2 मशीनें चलती हैं जहाँ पे शवदाह के लिए
कोविड पेशेंट्स जिनकी डेथ हो जा रही है वो आ रहे हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे बॉडी आती है, इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ है। इनमें कोविड से मरने वालों के शव हैं। कभी कभी इतनी एम्बुलेंस आ जाती हैं कि रास्ता जाम हो जाता है। क्रेमेटोरियम के बाहर लोग शवदाह के लिए टोकन लेके अपनी बारी के लिए कतार में हैं। गमजदा थके मांदे लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं। आलोक पराड़कर अपने ससुर के अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। इसके लिए उन्हें 8 घंटे बाद का टोकन मिला है। जब मैं आया यहाँ तो मुझे बताया गया कि उनका 8वें नंबर पर अंतिम संस्कार होगा और हर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ 1 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार मुझे 8 घंटे की लंबी प्रतीक्षा से गुजरना होगा। हर अंतिम संस्कार के बाद पूरे क्रेमेटोरियम को सैनिटाइज किया जाता है। इसमें भी वक्त लगता है। उसी केमिकल से अंतिम संस्कार कराने वालों को भी नहलाया जाता है। चूँकि ये सियासत की दारुल सल्तनत है, लिहाजा शमशान में भी मुर्दों का VIP स्टेटस बरकरार है। वो कतार तोड़ के पहले ऊपर जाना चाहते हैं। जब भी कोई VIP आता है उसका कहना होता है कि सर आप सबसे पहले मेरी बॉडी करेंगे, लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे कि भाई जिसका जो टोकन है, जिसका जो नंबर है, उस नंबर ही पे करेंगे सबको। लेकिन हमारे जो कुछ अधिकारी हैं वो गुस्साते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत बदतमीज हो, हमारा कहा नहीं सुनते। जो गुजर गए उन्हें तो बिजली के फर्नेस ने मिनटों में राख कर दिया, लेकिन जो हमराह थे वे गमजदा, रंजीदा और टूटे हुए हैं। हर आंख नम है, हर गला रुंधा हुआ। जिनकी अभी बहुत जिंदगी थी वे भी बीच राह में छोड़ गए। मुन्ना ने कल ऐसे 23 लोगों का अंतिम संस्कार किया। इस मुश्किल काम के लिए उन्हें तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपये महीना मिलती है। सर डर तो लगता है, इसीलिए तो सर हम लोग शाम को अपने परिवार के बीच में नहीं जाते हैं कि बाई चांस अगर हमको कोविड हो गया तो हमारे परिवार को खतरा हो सकता है। तो हम लोग यहीं 3-4 बजे तक काम करते, 5 बजे तक, उसके बाद यहीं सो जाते हैं। यहाँ आके जिंदगी की क्षण भंगुरता का एहसास और गहरा हो जाता है और लगता है कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कोरोना पेशेंट लेके आए हो? कहाँ पे? संक्रमित को लेकर शहर के बीच घूमते नजर आए। कोरोना संक्रमित के साथ शहर के बीच गन्ने का रस पीते रहे। इस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उनकी इस हरकत को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया है। वाराणसी की निचली अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर महापरिसर में स्थित ज्ञानवापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश दिए। केंद्र के पुरातत्व विभाग के 5 विशेषज्ञों की टीम बनाकर पूरे परिसर का अध्ययन कराने के लिए निर्देश जो है वो दिए गए हैं। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के एक मिनी पटाखा फैक्ट्री में भारी धमाका होने से वहां काम कर रहे 5 कर्मचारियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 4 कर्मचारियों ने छत से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और शवों को बाहर निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है।